हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 7। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये यहाँ पे क्या है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे हमें 4 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए हुए हैं और हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। चलो देखते हैं इसके सब क्वेश्चन 1 में हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट प्राइमरी। देखो यहाँ पे हमें 4 टाइप्स के डेटा दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट प्राइमरी, मतलब कौन सा प्राइमरी नहीं है। देखो ऑप्शन ए में हमें क्या दिया हुआ है, बाय विजिटिंग अ सर्टेन क्लास गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय विजिटिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्लास में विजिट कर रहे हैं, तो ये तो क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। बी हमें क्या दिया हुआ है, बाय एक्चुअल विजिट टू होम्स टू फाइंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। हमें क्या करना है, एक्चुअल विजिट करना है, मतलब खुद जाना है होम्स में एंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे भी हम खुद विजिट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है, टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज तलाठी। देखो यहाँ पे क्या है, प्लांटेशन, नंबर ऑफ प्लांटेशन डन बाय फार्मर्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हम किससे ले रहे हैं, विलेज तलाठी से ले रहे हैं, जो किसने किया है, फार्मर्स ने किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम वहां पे खुद जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा है उसे हम ले रहे हैं विलेज तलाठी से। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे प्राइमरी डेटा नहीं होगा। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, रिव्यू द क्लीनलीनेस स्टेटस ऑफ कैनल्स बाय एक्चुअल विजिटिंग देम। देखो क्लीनलीनेस स्टेटस ऑफ कैनल्स, मतलब कैनल्स कितना क्लीन है, एक्चुअली विजिटिंग देम, वहां पे जाके पता कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वहां पे हम खुद जाके इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा है वो हम उनसे ले रहे हैं, तो ये होगा नॉट प्राइमरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास 25-35। यहाँ पे हमें बताना है अपर क्लास लिमिट। हमें पता है कि जो नंबर पहले लिखा हुआ होता है वो होता है लोअर क्लास लिमिट, और जो बाद में लिखा होता है वो होता है अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट क्या होगा, 35। देखो ऑप्शन बी में हमें यहाँ पे 35 दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 25-35। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। देखो हमने क्लास मार्क ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। सो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट क्या है, 25, और अपर क्लास लिमिट क्या है, 35। तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 35 अपॉन 2, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जार, 2 3 जार 6 एंड 2 0 जार 0। इसका मतलब क्लास मार्क हमें कितना मिला, 30। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी 30 हो जाएगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द क्लासेस आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then in which class should the observation 10 be included। देखो यहाँ पे हमें क्लासेस दिए हुए हैं, क्लासेस का पैटर्न देखो, 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30। इसका मतलब देखो यहाँ पे 10 है, वो यहाँ पे फिर से 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 20 अपर क्लास लिमिट है और फिर से 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो क्लासेस हैं ये कैसी क्लासेस हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, बिकॉज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जो 10 है उसको यहाँ पे लोअर में हम नहीं लेते, ये जो अपर क्लास लिमिट है यहाँ पे लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 से जो कम है वो आते हैं। तो ये जो 10 to 20 है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब 10 को कौन से क्लास में रखेंगे, 10 to 20 के बीच में। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 10 to 20 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ x बार, ये यहाँ पे क्या है, मीन है, इज द मीन ऑफ x1 x2 से लेके x10 तक। इसका मतलब ये जो है मीन है, किसका मीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर्स है, यहाँ पे नंबर कहाँ पे एंड हो रहा है वो हमें नहीं दिया है, सिर्फ n दिया हुआ है। इसका मतलब x1 x2, इसके आगे भी नंबर है x3 x4, कहाँ तक है हमें नहीं पता, टिल n तक। तो ये जो नंबर्स हैं इनका मीन कितना है, x बार यहाँ पे दिया हुआ है, और y बार इज द मीन ऑफ,
y बार यहाँ पे मीन दिया हुआ है इन नंबर्स का, जैसे y1 y2 से लेके yn तक, इसका मीन ये है। एंड z बार इज द मीन ऑफ, देखो ये जो z बार है इसका मीन क्या दिया हुआ है, x1 से लेके xn तक और y1 से लेके yn तक। इसका मतलब ये दोनों का सम है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, मीन है इसका। देन हमें क्या करना है, ये मीन फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है इनमें से। इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। देखो जो x बार है वो क्या है, मीन है, और हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स। देखो टोटल नंबर्स या टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है हमें नहीं पता है, यहाँ पे जो लास्ट नंबर है n वो हमने ले लिया कि यहाँ पे n है, तो ये हमें गिवन है। क्या हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं n x बार इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट को हम लिख लेंगे x1 प्लस x2 अप टू xn, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। एंड उसके साथ y बार का मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम n नंबर्स ले रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये n को ये y बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाले पार्ट को हम लिख लेते हैं y1 प्लस y2 अप टू yn, एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। देखो अब हमें क्या निकालना है, z बार, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्या है, जो x वाले टर्म्स है प्लस जो y वाले टर्म्स है दोनों का सम है। इसका मतलब x1 प्लस x2 कहाँ तक है, xn तक है, प्लस y1 y2 ये भी कहाँ तक है, yn तक है, ये दोनों का सम अपॉन, देखो ये यहाँ पे n है, ये यहाँ पे n है, तो n प्लस n हम करेंगे तो वो कितना होगा, 2n। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2n। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको कि 2n क्यों लिया है, इसका क्या है, n है, इसका ये n है, तो n प्लस n हम करेंगे तो वो हो जाएगा 2n। देयरफॉर z बार इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x1 से लेके xn तक, अगर आप इक्वेशन 1 को देखोगे तो x1 से लेके xn तक इसकी वैल्यू हमने कितनी ली थी, nx बार। तो यहाँ पे इसके प्लेस में हम लिख लेंगे nx बार प्लस ये जो पार्ट है ये हम लेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में इसे हमने कंसीडर किया है ny बार अपॉन 2n को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। देयरफॉर z बार इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पे n को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, x बार प्लस y बार अपॉन 2n। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर z बार जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमें कितना मिल जाएगा, x बार प्लस y बार अपॉन 2। अब ये चेक कर लेते हैं हम ऑप्शंस में। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए जो है x बार प्लस y बार अपॉन 2, सेम एग्जैक्टली जो हमें आंसर मिला है वैसा ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80। देखो 5 नंबर्स हैं और उनका मीन हमें कितना दिया हुआ है, 80, आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46। देखो इसमें से 5 नंबर्स जो थे उसका मीन दिया हुआ था 80, और अगर 4 नंबर्स हैं तो उसका मीन हमें दिया हुआ है 46। फाइंड द 5th नंबर, तो हमें क्या करना है, 5th नंबर फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 7.5 में सॉल्व किए हैं। देखो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, 5th नंबर को इक्वल्स टू, ये हम लिख सकते हैं सम ऑफ 5 नंबर्स माइनस सम ऑफ 4 नंबर्स। इसे हम माइनस करेंगे तो जो नंबर बाकी रहेगा 5th नंबर वो हमें मिल जाएगा। इक्वल्स टू, देखो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होगा, देखो टोटल नंबर्स कितने थे 5 और उसका मीन हमें दिया हुआ था 50। क्वेश्चन में एक्चुअली 80 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर है वो तभी आ सकता है जब यहाँ पे हम 50 लें। तो यहाँ पे हमने ले लिया 50, आप चाहें तो 80 भी ले सकते हैं बट आंसर डिफरेंट आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 4 नंबर्स। सम ऑफ 4 नंबर्स में टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे 4, और इसका मीन हमें कितना दिया हुआ है 46।
इक्वल्स टू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 से कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 0 माइनस 46 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 184 इक्वल्स टू 250 में से 184 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 66 और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है 66 और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप चाहें तो 80 रख के भी आप निकाल सकते हैं आंसर, बट उससे जो आंसर निकलेगा वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। आप ये अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और ये नंबर को चेंज करके 50 कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 40। देखो टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन कितना है 40। द 9th ऑब्जर्वेशन इज 30। तो जो 9th नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 30। इफ दिस इज रिप्लेस्ड बाई 70 तो हम क्या करेंगे, जो 9th नंबर में 30 जो नंबर है 30 को रिप्लेस करके कीपिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन सेम, मतलब ये 100 ऑब्जर्वेशन में से सारे ऑब्जर्वेशन को सेम रखेंगे, सिर्फ 9th पोजीशन में जो 30 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 70 से। देन फाइंड द न्यू मीन, उससे जो न्यू मीन बनेगा, देखो अभी मीन क्या है 40, तो जो न्यू मीन बनेगा वो हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9th नंबर में जो 30 है उसको 70 से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 70 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 40, मतलब 40 वहां पे क्या है एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा नंबर रहेगा उसको यहाँ पे इससे हम ऐड करेंगे, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 मिलेगा। 4000 हमें तब मिलेगा जब वैल्यू क्या थी 30 थी, बट हमने क्या किया 70 किया। 70 किया इसका मतलब 30 तो ऑलरेडी था, उसमें और 40 ऐड कर दिया। 40 ऐड किया तभी तो 30 प्लस 40 हो जाएगा 70। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 ऐड करेंगे, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे आंसर आएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू मीन इंटू 100, बिकॉज टोटल कितने हैं 100 ऑब्जर्वेशन है। मीन हमें कितना दिया हुआ है 40 इंटू 100 इक्वल्स टू 40 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4000। तो ये तो हो गया जब हमने वैल्यू कितनी ली थी 30 ली थी, ठीक है, वो वाला हमने यहाँ पे मीन लिया था 40 वाला। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू सम फाइंड करना पड़ेगा, देन हम न्यू मीन निकालेंगे। तो न्यू सम क्या होगा, देखो ये कितना था 4000 था। अभी 4000 में से हमने क्या किया, जो 30 नंबर था उसको रिप्लेस किया, तो 30 नंबर को हमने निकाल दिया। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं -30 कर रहे हैं, और उसके साथ में हम वहां पे क्या कर रहे हैं +70 कर रहे हैं। इसका मतलब 30 को हटा रहे हैं और 70 वहां पे ऐड कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40 ही आएगा इक्वल्स टू, देखो ये कितना हो जाएगा 4000। देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 40। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +40 बिकॉज प्लस यहाँ पे क्या है बिगर नंबर के साथ है, इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4040। तो ये हमें क्या मिल गया न्यू सम। तो न्यू सम की हेल्प से अब हम न्यू मीन फाइंड करेंगे। देयरफॉर देखते हैं न्यू मीन कितना होगा। न्यू मीन क्या होगा, देखो ये होता है टोटल नंबर ऑफ सम और यहाँ पे होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो सेम है 100 है। अब हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बाकी है 404 अपॉन 10। 10 को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 40.4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 40.4 और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मोड ऑफ, ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इसका मोड बताना है। देखो मोड हमें पता है कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है मोड होता है, और मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 15 एंड 15 3 टाइम्स है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस है। देन 15 हो गया, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे 19 19, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19 19 एंड उसके बाद है 20 20, तो ये हो जाएगा 20 20 और ये लास्ट है 25। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा
कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कौन से है। 1919 2020 यहाँ पे 2 टाइम्स है, बट 15 को आप देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है 15 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 15। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए इसे भी हमें क्या करना होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5, देन उसके बाद हो जाएगा 7 7, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 और उसके बाद 10 10। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हैं 6 नंबर्स है। 6 नंबर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, मिडिल पोजीशन के 2 नंबर लेंगे। तो मिडिल पोजीशन में ये 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 7 + 9 अपॉन 2, तो 7 + 9 इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16 अपॉन 2, तो 2 1 सा एंड 2 8 जार हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी 8, ये हो जाएगा इसका मीडियन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम फॉलोइंग टेबल, ये हमें टेबल दिया हुआ है। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप फॉर द क्लास 30 to 40। देखो ये है क्लास 30 to 40, इसका हमें क्या बताना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना है लेस देन टाइप का। देखो ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको वर्टिकली टेबल ड्रॉ करके बताती हूँ, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि हमने लेस देन टाइप में कैसे निकाला था। इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इजी है बट स्टिल जैसा अभी तक कर रहे थे वैसे ही मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सो हमने यहाँ पे टेबल को वर्टिकली अरेंज कर लिया है। देखो ये यहाँ पे क्या है, क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमें दिया है। हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है लेस देन टाइप का। लेस देन टाइप में देखो ये जो सबसे पहले वाला नंबर होता है इसको हम एज इट इज लिखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आएगी ये दोनों का एडिशन होता है, तो ये यहाँ पे लिखते हैं, प्लस ये जो करंट वाला है ये यहाँ पे लिखते हैं। 7 + 3 ये कितना हो जाएगा 10। देन अगेन ये 10 को हम यहाँ पे लिख लेंगे इधर, प्लस ये 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो 10 + 12 ये कितना हो जाएगा 22। अगेन ये 22 को हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 13 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू ये दोनों का हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 35। देखो हमें 30 to 40 का ही निकालना था, तो हम यहाँ पे एंड करेंगे, आगे का एडिशन हम नहीं करेंगे बिकॉज हमें 30 to 40 क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने बोला था। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 35। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी 35 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इज ₹10,250। देखो यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 20 वर्कर्स की सैलरी का 10,250 रुपीज। इफ द सैलरी ऑफ ऑफिसर सुपरिटेंडेंट इज एडेड, तो यहाँ पे एक नया वर्कर आ गया है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उनकी सैलरी को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो कितने वर्कर्स हो गए, इनके आने से ये हो गए 21 वर्कर्स। देन द मीन विल इंक्रीज बाय ₹750। तो ये जो मीन था जब 20 वर्कर्स थे तो ये मीन था 10,250 रुपीज। जब एक और वर्कर जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे वो भी आ गए तो मीन कितना इंक्रीज हो गया 750 रुपीज। मतलब इसमें 750 को हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा मीन फॉर 21 वर्कर्स। फाइंड द सैलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो हमें क्या करना है, ये जो नया वर्कर आया है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकी सैलरी हमें फाइंड करनी है। देखो ये बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे हमें क्या है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स ये दिए हुए हैं और उसके साथ में मीन दिया हुआ है, तो इसको और इसको ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ द सैलरीज ऑफ 20 वर्कर्स। मतलब 20 वर्कर्स की जो सैलरी है उसका सम मिल जाएगा। सेकेंड हम क्या करेंगे, जब 21 वर्कर्स होंगे तो 21 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय जो उसका मीन होगा। नेक्स्ट वाले का मीन क्या होगा, 21 वर्कर्स का, इसका और इसका दोनों का सम जो होगा वो न्यू मीन होगा। उसको जब हम 21 वर्कर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ द सैलरीज इंक्लूडिंग ऑफिस सुपरिटेंडेंट। देन हम क्या करेंगे, इस वाले से इसको हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी होगी।
तो सबसे पहले हमने मीन का फॉर्मूला लिख लिया है। मीन इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सैलरी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। Therefore the sum of all observation, ये वाले पार्ट को हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इज ₹10,250 रुपीज। मतलब 20 वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरी का मीन कितना है, 10,250 रुपीज। Therefore, sum of the salaries of 20 workers, तो ये जो 20 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का सम, ये वाला पार्ट है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, मीन। देखो यहाँ पे मीन कितना दिया हुआ है, 10,250 रुपीज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है, 20 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ₹2,05,000। देखो यहाँ पे 2,05,000, ये यहाँ पे क्या है, जो 20 वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज का सम है, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देन सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, इफ द सुपरिटेंडेंट सैलरी इज एडेड देन मीन इंक्रीज बाय 750। इसका मतलब जो सुपरिटेंडेंट है उनकी सैलरी को भी ऐड किया गया, उनकी जो मीन थी उसमें 750 रुपीज बढ़ गए। Therefore, हम सबसे पहले न्यू मीन निकाल लेते हैं। तो जो न्यू मीन बनेगा वो क्या हो जाएगा, पहले मीन कितना था, 10,250 रुपीज था, प्लस उसमें 750 रुपीज इंक्रीज हो गए। तो ये भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, एंड ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 11,000। इसका मतलब जो न्यू मीन होगा वो कितना हो जाएगा, 11,000। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर एडिंग सुपरिटेंडेंट। तो हमने क्या किया, सुपरिटेंडेंट को भी यहाँ पे ऐड किया है तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए हैं। तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे 20 प्लस एक और उसमें ऐड हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स सेकेंड कंडीशन में कितने हो जाएंगे, 21। Therefore, sum of the salaries of 21 workers, तो अब कितने हो गए, 21 वर्कर्स हो गए, उनकी सैलरी का सम कितना होगा। देखो यहाँ पे हम मीन लिखेंगे बट न्यू मीन लिखेंगे, पहले वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, एक और ऐड हो गया है। तो देखो जो न्यू मीन है वो हमने कितना निकाला था, 11,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये यहाँ पे कितना है, 21। तो हमें क्या करना है, 11,000 में 21 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कितना मिलेगा, ₹2,31,000। तो ये हो गया 21 वर्कर्स की सैलरी का सम, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 21 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का सम कितना है ये हमें पता है, एंड उसके साथ में ही जो 20 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का सम कितना है वो भी हमें मिल गया है। सो 21 वर्कर्स की सैलरी के सम में से 20 वर्कर्स की सैलरी के सम को हम माइनस करेंगे तो हमें जो सुपरिटेंडेंट है उनकी सैलरी पता चल जाएगी। देयरफॉर सुपरिटेंडेंट सैलरी ये हमने लिख लिया, तो ये हम करेंगे 2,31,000, इसे हम माइनस करेंगे 2,05,000 के साथ में, इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26,000, और ये क्या हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट की सैलरी हो जाएगी। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द सैलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज ₹26,000। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 77, इफ वन मोर नंबर इज एडेड टू इट देन द मीन इंक्रीज बाय 5, फाइंड द नंबर एडेड इन द डेटा। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो जब टोटल 9 नंबर्स थे तो उसका मीन कितना था, 77 था, उसके बाद
वन मोर नंबर इज एडेड, इसका मतलब ये 9 से कितना बन जाएगा 10, देन द मीन इंक्रीज बाय 5, तो मीन कितना इंक्रीज हो गया 5 मोर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये 77 में हम 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे। फाइंड द नंबर एडेड इन द डेटा, तो हमें क्या करना है, जो न्यू नंबर ऐड हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ये मीन का फॉर्मूला लिख लिया है, देन हमें क्या करना है, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, which is equals to mean multiply by total number of observation. Mean of 9 numbers is 77, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ 9 नंबर्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। Therefore सम ऑफ 9 नंबर्स, तो जितने भी 9 नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे देखो मीन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे कितना है 9 है, इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 77 में हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 693, एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, इफ वन मोर नंबर इज एडेड देन मीन इंक्रीज बाय 5, इसका मतलब एक नंबर अगर ऐड कर दिया जा रहा है तो मीन कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय 5 इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर मीन ऑफ 10 नंबर्स, देखो पहले कितने थे 9 नंबर्स थे, बट वन मोर नंबर ऐड हो गया तो 10 नंबर्स हो गए, तो इसमें क्या हो रहा है 5 इंक्रीज हो रहा है। पहले मीन कितना था 77 था, प्लस इसमें हम क्या करेंगे 5 ऐड कर लेंगे, इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो न्यू मीन मिलेगा 10 नंबर्स का वो कितना हो जाएगा 82। देयरफॉर सम ऑफ 10 नंबर्स, अब हम 10 नंबर्स का सम निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितना है यहाँ पे 10, इक्वल्स टू, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 820, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, नंबर एडेड वो फाइंड करना है। देयरफॉर नंबर एडेड ये हमें निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इस नंबर से, ये कितना है 820, बिकॉज ये क्या है सम ऑफ 10 नंबर्स, इसे हम माइनस करेंगे 693 से। 693 देखो यहाँ पे ये क्या है सम ऑफ 9 नंबर्स है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 127, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द नंबर एडेड इन द डेटा इज 127। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी is given in degree Celsius in the following data. By taking suitable classes, prepare the grouped frequency distribution table. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, मतलब सिटी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पे क्लास नहीं दी हुई है, हमें यहाँ पे क्लास खुद से बनाना है। बाय टेकिंग सुटेबल क्लास, मतलब ये नंबर से जो मैच करता हो उस तरीके का हमें क्या करना है, क्लास बनाना है, और उसके बाद उसकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखो सबसे कम हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, अराउंड 28 से स्टार्ट है, ठीक है, तो हम 28 से हमारी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे हमें ये 36 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये टेबल बना लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ पे आएगा टेली मार्क्स, एंड देन उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। देखो 28 टेम्परेचर हमें वहाँ पे मिनिमम दिख रहा था तो वो हमने लिख लिया। यहाँ पे हम 2 का डिफरेंस ले रहे हैं। देन देखो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 32 एंड देन उसके बाद ये कंटिन्यू होगा 32 to 34। देन उसके बाद ग्रुप्ड में क्या होता है, जो लास्ट अपर लिमिट है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा 34 to 36। एंड हमने देखा था कि 36 के साथ डेसिमल पॉइंट था, इसका मतलब 36 से भी कुछ बड़े नंबर है। तो लास्ट क्लास हम ले लेते हैं 36 to
38। तो ये तो हो गया टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे क्लास बना ली है। नाउ अब हम इसका टेली मार्क्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है 29.2। सो ये जो फर्स्ट वाली क्लास है यहाँ पे आ जाएगा ये 29.2। सेकेंड है 29 भी यहाँ पे आ जाएगा। 28.1 इसी क्लास में आ जाएगा 28.1। 28.5 ये भी यहीं पे आ जाएगा। 32.9 ये आ जाएगा ये थर्ड वाली क्लास में। 29.2 34.2 29.2 ये आ जाएगा इस क्लास में। 34.2 आ जाएगा इस क्लास में। 36.8 36.8 यहाँ पे ये 36 से बड़ा है तो आ जाएगा इस क्लास में। उसके बाद है 32 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और हम हमेशा यहाँ पे ये लोअर क्लास में लेते हैं इसे। देन 31 30.5 आ जाएगा यहाँ पे। 30.5 भी इसी क्लास में आ जाएगा। 30 आ जाएगा इस क्लास में और 33 यहाँ पे आ जाएगा। 32.5 35.5 आएगा इस क्लास में। 34 को लेंगे हम इस क्लास में। 32.9 आ जाएगा इस क्लास में। 31.5 30.3 ये भी आ जाएगा इस क्लास में। 31.4 30.3 इस क्लास में आएगा। 31.4 30.3 ये भी इसी क्लास में आएगा। 34.7 35 34.7 35 32.5 33.5 32.5 एंड 33.5 भी आ जाएगा इसी क्लास में। 29.5 एंड 29.5 भी आ जाएगा इसी क्लास में। 29.9 33.2 30.2 29.9 33.2 30.2 ये भी आ जाएगा इस क्लास में। सो हमने यहाँ पे ये टेली मार्क्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। देखो ये कितना है 5 + 3 हो जाएगा 8। 5 + 3 अगेन यहाँ पे आएगा 8। 5 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 8। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। अब हम इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। टोटल n से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 8 ये हो जाएगा 16। 16 + 8 हो जाएगा 24। 24 + 5 हो जाएगा 29 + 1 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिल गई 30। ना इसके साथ ही हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर लिया है। ना यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी है वो भी हम देख लेते हैं। फ्रॉम द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अभी हमने जो टेबल प्रिपेयर किया है उसकी हेल्प से ये क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 34 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर कितने दिनों तक था। सो हम यहाँ पे टेबल में इसका आंसर देखते हैं। देखो टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, ये 34 से ऊपर के नंबर है, बट हमें क्या पूछा है लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये तीनों यहाँ पे आएंगे। तो ये तीनों में क्या आएगा 8 + 8 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब 24 डेज तक क्या था, लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। सो इसका आंसर हम कैसे लिख लेंगे, 8 + 8 + 8 इक्वल्स टू, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 34 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितने दिनों तक टेम्परेचर जो था वो 34 डिग्री सेल्सियस था या फिर मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस से मोर था, ज्यादा था। सो हम यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं। 34 को हमने यहाँ पे लिया था, इसका मतलब 34 या फिर 34 से ज्यादा जो टेम्परेचर था वो ये 2 रो में आएगा, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये कितना है 5 + 1, इसका मतलब 6 डेज तक जो टेम्परेचर था वो 34 या फिर मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस था। सो अब हम ये सेकेंड का आंसर लिख लेते हैं। ये हमने देखा था, ये कितना था 5 + 1 = 6।
और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब जो 6 डेज थे उसमें टेम्परेचर 34 या फिर मोर देन 34 डिग्री सेल्सियस था। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है उसका मीन हमें पता है 20.2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो यहाँ पे पी है, कोई यहाँ पे डेटा है जो मिसिंग है, उसको हमने यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किया है। हमें क्या करना है, इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने यहाँ पे डेटा को वर्टिकली अरेंज कर लिया है। ये है XI और ये है FI। FI क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पे हम क्या करते हैं, FI XI, इसका मतलब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 6 कितना हो जाएगा 60, 15 8 ये कितना हो जाएगा 120। 20 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P तो कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे 20P। 25 10 250 एंड ये हो जाएगा 3 6 18 एंड ये 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमने कर लिया मल्टीप्लीकेशन। नाउ देखो ये क्या है, यहाँ पे सम ऑफ FI। सम ऑफ FI मतलब ये क्या होता है, जैसे पहले हम कई बार इसको N भी लिखते हैं। N में क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम सम ऑफ FI भी लिख सकते हैं। सम ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, सम ऑफ FI। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। बट यहाँ पे P भी है, तो P को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस P। तो ये तो हो गया सम ऑफ FI। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, FI XI, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम ऑफ FI XI इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम हम ऐसे करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ये नंबर्स ये और ये 4 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 610। यहाँ पे इसे 20 को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते नंबर से, क्योंकि ये क्या है, 20p है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे प्लस 20p ना। हमने यहाँ पे ये मीन का फॉर्मूला लिख लिया है। मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देयर फॉर मीन। देखो क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है 20.2, तो मीन के प्लेस में हम लिखेंगे 20.2 इक्वल्स टू सम ऑफ FI, ये है, इसके प्लेस में हम लिखेंगे 610 प्लस 20p अपॉन सम ऑफ FI। सम ऑफ FI कितना है, 30 प्लस p। देयरफॉर अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 20.2 को हम एज इट इज लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस p के साथ में। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं 610 प्लस 20p। देयरफॉर देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 20.2 जो है वो पहले 30 से मल्टीप्लाई होगा प्लस देन p के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 20.2 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 606 प्लस 20.2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20.2p इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, p वाले जितने भी टर्म्स हैं उन्हें साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी है 20.2p, और ये वाला जो p है इसको हम राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -20p इक्वल्स टू 610 है, ये यहाँ पे प्लस है, इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या है, 20.2 है और यहाँ पे 20 है, माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 20 से 20 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना बाकी रहेगा, 0.2p इक्वल्स टू, इसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 4। देयरफॉर अब हम यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 0.2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 2। नाउ अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 1 2 2 4 एंड 2 0 0। देयरफॉर p की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 20, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 68 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम मॉडल हाई स्कूल नंदपुर। दे हैव स्कोर्ड फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 80 इन रिटन एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे नंदपुर में एक मॉडल हाई स्कूल है जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में टोटल 68 स्टूडेंट्स हैं। उन्हें मैथ्स के एग्जाम में आउट ऑफ 80 मतलब 80 में उन्होंने इतने मार्क्स गेन किए हैं। ये क्या है, डेटा है 68 स्टूडेंट्स का। किसी बच्चे ने 70 आउट ऑफ 80 लाया है, किसी ने 50 आउट ऑफ 80 लाया है। ऐसा टोटल 68 स्टूडेंट्स का ये डेटा हमें दिया हुआ है। बाई टेकिंग क्लासेस 30 to 40, 40 to 50 डैश डैश। इसका मतलब हमें क्या लेना है, यहाँ पे क्लासेस लेना है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 मतलब जितने नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। प्रिपेयर द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किसका, लेस देन टाइप प्रिपेयर करना है। यूजिंग द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। जैसे क्लासेस स्टार्ट तो हुई है 30 to 40 से, मैक्सिमम मार्क्स देखो आउट ऑफ 80 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का 80 मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लासेस को 80 तक बनाते हैं। अब हम इसका टेबल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, जो क्या होंगे मार्क्स आउट ऑफ 80। देन हम लिखेंगे यहाँ पे टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें क्या करना है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। हमें क्लासेस दिया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 30 से 40 तक, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा 40 to 50, और उसके बाद हो जाएगा 50 to 60, देन 60 to 70, देन उसके बाद आ जाएगा 70 to 80। और हमने देखा था कि कई बार 80 मार्क्स भी थे और 80 को हम यहाँ पे लोअर में लेते हैं। तो लास्ट क्लास हम ले लेंगे 80 to 90। तो ये हो गया इसका क्लासेस। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स लिख लेते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, 70, 50, 60। 70 को ये नेक्स्ट वाले क्लास में हम लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव टाइप है। तो यहाँ पे हम लेंगे 70, 50 को हम लेंगे यहाँ पे, और 60 हो जाएगा यहाँ पे। 66, 45, 46, 66 यहाँ पे आ जाएगा 60 से 70 के बीच में। 45 यहाँ पे आ जाएगा, 46, 38, 30, 40, 38, 30 यहाँ पे आ जाएगा, और 40 इधर आ जाएगा। 47, 56, 68, 47, 56, 68, 80, 79, 39, 80, 79, 39, 43, 57, 61, 43, 57, 61, 51, 32, 42, 51, 32, 42, 43, 75, 43, 43, 75, 43, 36, 37, 61, 36, 37, 61, 71, 32, 40, 71, 32, 40, 45, 32, 36, 45, 32, 36, 42, 43, 55, 42, 43, 55, 56, 62, 66, 56, 62, 66, 72, 73, 78, 72, 73, 78, 36, 46,
47, 36, 46, 47, 52, 68, 78, 52, 68, 78, 80, 49, 59, 80, 49, 59, 69, 65, 35, 69, 65, 35, 46, 56, 57, 46, 56, 57, 60, 36, 37, 60, 36, 37, 45, 42, 70, 45, 42, 70, 37, 45, 66, 37, 45, 66, 56, 47, 56, 47। सो यहाँ पे हमने ये टेली मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। तो चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 + 5 10, 10 + 4 ये कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20 और ये हो जाएगा 5 + 5 10 + 1 ये कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा 5 + 5 10 + 2 ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 + 4 9 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने ये फ्रीक्वेंसी लिख ली। नाउ हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा n = आप इस सब का सम करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 68। नाउ अब हम इसका लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहला नंबर सेम होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 14 ही रहेगा। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 14 को इधर लिखते हैं प्लस जो करंट वाला है वो हम लिखते हैं। 20 को हमने लिखा = 14 + 20 इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 34। देन 34 को आपको इधर लिखना है प्लस यहाँ पे जो रीसेंट फ्रीक्वेंसी है वो लिखना होगा। 34 + 11 इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 45। अगेन हम यहाँ पे 45 को लिखेंगे प्लस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। 45 + 12 इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 57। अगेन 57 को यहाँ पे लिखेंगे एंड उसमें हम 9 प्लस करेंगे। अब हम क्या करेंगे और लास्ट में क्या बाकी है 2 इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 68। तो यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल आना चाहिए ये लास्ट वाला नंबर। तो इसके साथ ही हमने इसका लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया है। सो हमारा टेबल तो रेडी है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें क्या दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80, मतलब लेस देन 80 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आया है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आया है, 2 स्टूडेंट्स को आया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 68। 68 में से 2 स्टूडेंट्स को 80 मार्क्स आया है। इसका मतलब ये ऊपर जितने भी नंबर हैं ये सब 80 से कम मार्क्स हैं। इसका मतलब अगर 68 में 2 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि 68 क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसमें से 2 स्टूडेंट्स को 80 मार्क्स आया है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 80 मार्क्स से कम कितने बच्चों को आया है, तो हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब 66 मार्क्स जो है, देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कि जो 80 मार्क्स है यहाँ पे है, 80 से ऊपर इधर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस कॉलम में 66 दिया हुआ है। देखो ये क्या है लेस देन 80 है, बिकॉज 80 को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है लेस देन 80 मार्क्स है, तो वो टोटल कितने स्टूडेंट्स को आया है 66। सो इसका आंसर हम ऐसे लिख लेंगे 66 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40। इसका मतलब 40 से कम मार्क्स कितने बच्चों को आया है। देखो टेबल में हम देख सकते हैं कि 40 यहाँ से स्टार्ट है, तो लेस देन 40 मतलब ये वाले रो को हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं 14, और ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर 14 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40।
थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60, 60 से कम मार्क्स कितने बच्चों को मिला है। सो हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि 60 यहाँ से स्टार्ट है, तो लेस देन 60 मतलब ये वाला रो होगा। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 45। सो इसका आंसर हमने लिख लिया, 45 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग डेटा इन एग्जाम्पल 6 एंड टेकिंग क्लासेस 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन, प्रिपेयर इक्वल टू और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल 6 मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो डेटा देखा था और उससे जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो डेटा को हम यूज करने वाले हैं। क्लासेस भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सेम लेना है, बट वहां पे हमने लेस देन टाइप किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है इक्वल टू और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। देन उसके बाद उस टेबल के बेस्ड पे हमें ये क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे जो क्लास है, मार्क्स है स्टूडेंट्स के, वो हमने लिख लिए और यहाँ पे क्लासेस ले लिया। एंड फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से लिया है, जैसे यहाँ पे निकाला था ना, उसको हम यहाँ पे यूज करें क्योंकि वो सेम डेटा हमें यूज करना है। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, लेस देन टाइप किया था, और यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर और इक्वल। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम मोर निकालते हैं ना, तो ये वाला जो डेटा होता है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो हम सबसे पहले लिखते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 68। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 68 को लिखते हैं और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर वाली, उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो 68 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 54। अगेन हम क्या करेंगे, 54 को यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे ये जो ऊपर वाला है। यहाँ पे सेम नहीं करना है, लेस देन में हम क्या करते हैं, ये जो सेम रो है उसको यूज करते हैं, बट मोर देन टाइप में ये जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो चलो यहाँ पे माइनस करते जाते हैं, ये हो जाएगा 34। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे 34 और इसको हम माइनस करेंगे 11 से, तो हमें कितना मिलेगा, 23। फिर से 23 को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको हम माइनस करेंगे 12 से, तो हमें कितना मिलेगा, 11। 11 को यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 9 करेंगे, तो ये हमें कितना मिलेगा, 2। तो ये 2 और ये 2 हम देख सकते हैं कि सेम नंबर है। अगर ये एग्जैक्टली सेम ये नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमें पूछा गया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70। इसका मतलब कितने बच्चों को 70 या फिर मोर देन 70 मार्क्स मिले हैं। सो यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं कि 70 को हमने यहाँ पे लिया है, तो 70 और मोर देन 70 वाला ये 2 रोज है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे तब भी हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं 9 + 2 आप करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। इसका मतलब 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 70 से ज्यादा मार्क्स मिला है, बट यहाँ पे हमें एडिशन नहीं करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब 11 बच्चों को 70 या फिर मोर देन 70 मार्क्स मिले हैं। सो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया, 11 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70। अब हम देखते हैं कि इसके लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30। इसका मतलब कितने बच्चों को 30 या फिर मोर देन 30 मार्क्स मिले हैं। सो यहाँ पे टेबल में हम देख सकते हैं कि 30 यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, तो 30 एंड मोर देन 30, इसका मतलब 68 स्टूडेंट्स को 30 या फिर मोर देन 30 मार्क्स मिले हैं। एंड ये लास्ट का आंसर भी हमने लिख लिया, 68 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो। देखो यहाँ पे टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है जो ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, ये हमें दिया हुआ है। द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 53, और ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है उसका मीडियन दिया हुआ है 53। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द डेटा, और उसके साथ में इस डेटा का मीन
एंड मोड हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन एंड देन मोड फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं n की वैल्यू कितनी है। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयरफॉर यहाँ पे n इक्वल्स टू, ये हमें कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। 10 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। और इवन नंबर में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, मिडल टू नंबर्स जो होते हैं उनका हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, देयरफॉर मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडल टू ऑब्जर्वेशंस। तो मिडल टू ऑब्जर्वेशन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, x प्लस 2, बिकॉज इधर भी देखो 4 नंबर्स हैं, इधर भी 4 नंबर्स हैं, तो मिडल के 2 नंबर्स ये हो जाएंगे। इसका एवरेज क्या होगा, मीडियन। देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू, देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 2 अपॉन 2। देखो एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर मीडियन, देखो क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है कितना, 53। तो मीडियन के प्लेस में हम लिखेंगे 53 इक्वल्स टू, एडिशन है इसका मतलब डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन 2। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 53 इक्वल्स टू x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 अपॉन 2। देयरफॉर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 106 इक्वल्स टू 2x प्लस 2। देयरफॉर नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, 106, ये प्लस है, लेफ्ट साइड में आएगा साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 2x। देयरफॉर 106 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 104 इक्वल्स टू 2x। देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 104 अपॉन 2। इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 52। देयरफॉर द गिवन डेटा बिकम्स, अब हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिखेंगे बट जहां पे x है x के प्लेस में 52 पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या था, 45, 47, 50 एंड 52। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, x के प्लेस में हम लिखेंगे 52 और उसके बाद x प्लस 2 है, x का क्या हो जाएगा, 52 प्लस 2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 54, 60, 62, 63 एंड 74। अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यू ऑब्जर्वेशन हमें मिला है इसकी हेल्प से हम मीन एंड मोड भी फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन का हमने फॉर्मूला लिख लिया है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, चलो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम हम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 74। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे ऑल द ऑब्जर्वेशंस का अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 559 अपॉन 10। और आपको यहाँ पे से डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना आता है, हम लिख सकते हैं 55.9। देयरफॉर मीन हमें कितना मिल गया, 55.9। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 55.9। नाउ थर्ड हमें मोड फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ऑलरेडी हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ था। देखो मोड क्या होता है, ऐसा नंबर जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब एक ही नंबर है 52 जो 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा, 52।
सो ये हमने लिख लिया, देयरफॉर द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 52। देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 52 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम सेट 7 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो याद से इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। इवन ये लास्ट वीडियो है इस अलजेब्रा टेक्स्ट बुक का, मतलब मैथ 1 हमने पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं ज्योमेट्री के नए वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।